नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी पुनः आपका स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं। हम लोगों ने एक साहित्यिक की डायरी की कल की बातचीत में पहले लेक्चर के तहत कुछ बातें की थी। आज एक साहित्यिक की डायरी में संकलित तीसरा क्षण नामक लेख के माध्यम से कुछ बातें करेंगे। आप सभी जानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध अपने समय के बड़े गंभीर आलोचक रहे हैं, जिनकी किताबें प्रतिबंधित हुई और जिन्हें जीविका प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उनकी स्थिति एक संशयग्रस्त मनुष्य की रही, परंतु वैचारिक रूप से वे स्पष्ट रहे। कल भी हमने तीसरा क्षण का प्रारंभ किया था और उसमें हमने देखा था कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है अपने समय के गंभीर आलोचक हैं और उन्होंने तीसरा क्षण रचनात्मक प्रक्रिया के जो 3 क्षण होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए एक पात्र गढ़ा है और उस पात्र का नाम है केशव, और केशव के माध्यम से सारी बातें कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि उन्हें लगता था कि पृथ्वी के गर्भ में जो है प्राचीन सरोवर है और वहां पर जो है उस किनारे पर डरावने घाट हैं और आतंककारी देव मूर्तियां हैं। आदि आदि बातों पर कल हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वह यह है, यह संस्मरण के आधार पर लिखा गया एक लेख है। इसमें आप देखेंगे कि मुक्तिबोध कहते हैं जब हम हाई स्कूल में थे तो उस समय केशव जो थे वे हमें भर्तृहरि की गुहा, मच्छंदर नाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों पर ले जाया करते थे। इन्होंने भर्तृहरि की गुहा और मच्छिंदर नाथ की समाधि को निर्जन तो कहा, परंतु कहा कि पवित्र स्थान है। आप जब नाथ साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर गोरखनाथ के गुरु का नाम है मच्छिंदर नाथ, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आदिकाल का जो इतिहास है उसमें नाथ साहित्य का बड़ा महत्व है। फिर उन्होंने कहा कि मंगलनाथ के पास सिपरा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर, श्याम नील थी। तो इस ये भी कहा जाता है कि सिपरा के किनारे पर गैरव और भैरव साँझे बिताई। तो मुक्तिबोध उन सारे स्थलों की जांच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन सारे स्थलों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं जहां से हमारे सभ्यता के कुछ चिन्ह हैं या हमारे विकास की एक गाथा कही जाती है।
मुक्तिबोध आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब केशव योग की बातें करते थे तो वह रहस्य और मर्म भेदी मुझे लगता था। जिस तरह से अंधेरे की भांति आकर्षित करते हो, और वे कहते हैं कि मुझे ये भी आभास होता था कि मैं किन्हीं गुहाओं में जा रहा हूं। गुहाओं का मतलब गुफा। और कहीं से किसी स्त्री की मर्म भेदी पुकार मुझे सुनाई दे रही है। तो आप इन तत्वों की जांच, इन तत्वों पर विचार करें तो मुक्तिबोध जब रहस्य की बातें करते हैं, गुफाओं की बातें करते हैं, तो उन गुफाओं में दबी हुई चीख या स्त्री की दबी हुई आवाज भी उन्हें सुनाई पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वे कहते हैं कि हम दोनों के बीच ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है वरन उससे कई मानसिक उलझने उत्पन्न होती हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे और केशव जो थे, उन दोनों के बीच में ये बात तय था कि तथ्यों का अनादर नहीं करना है, क्योंकि तथ्य का अनादर करने का मतलब है मानसिक उलझने उत्पन्न करना। और जब मानसिक उलझने उत्पन्न होती है तो बड़े से बड़े विचारक भी एक पल के लिए थर्रा जाते हैं, एक पल के लिए चिंतित हो जाते हैं। मुक्तिबोध को समझने के लिए बार बार रहस्य को समझना होगा। और ये रहस्य क्या है? सवाल उठता है, ये रहस्य क्या है जिस रहस्य की ओर बार बार इशारा मुक्तिबोध कर रहे हैं? यह रहस्य एक गंभीर विषय है, उस समय के महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होने वाले रहस्य हैं। हम जानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध अपने समय के बड़े कवि रहे, अपने समय के बड़े विचारक रहे और आजादी के पूर्व और बाद भी स्वतंत्र विचारक के रूप में हमारे सामने आते रहे। आजादी के जो स्वप्न गढ़े गए थे वह स्वप्न भी एक रहस्य था। और मुक्तिबोध अंधेरे नामक कविताओं में इस बात की बार बार चर्चा भी करते हैं। मुक्तिबोध मन को एक रहस्य लोक मानते हैं और उनका मानना है कि उसमें अंधेरा है और अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गीली हैं और सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहां अथाह काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूं। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीले मुंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के आप गद्य से गुजरे या पद से गुजरे तो ये अंधेरा हर जगह है,
और आगे चलकर इसी में आप देखेंगे कि मुक्तिबोध कहते भी हैं कि आज का जो वस्तु काव्य वस्तु है वो बाहरी स्तर पर तय हो रही है, जबकि अंतर स्तर पर नहीं। और वे बार बार अपने मन को टटोलने की बात कर रहे हैं, और मन को टटोलने का मतलब यह है अंधेरे की बात कर रहे हैं। तो यह जो अंधेरा है यह उस समय का अंधेरा है जिस समय में हमें आजादी मिले, और आजादी के बाद के जो आजादी के समय में जो स्वप्न गढ़े गए थे उन सपनों की पूर्ति न होने के कारण एक विचारकों में, विद्वानों में जो क्षोभ पैदा हुआ था उसकी भी अभिव्यक्ति यह है। और आगे चल करके आप देखेंगे कि अपने बातचीत में ही मुक्तिबोध गांधीवाद पर भी टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे अब तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था। उसने का मतलब किसने? तो उसने का मतलब केशव ने, कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोड़ दिया कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई। अब देखिए, गांधीवाद ने भावुक कर्म का मतलब समझते हैं, भावुकता से जुड़ा हुआ जो कर्म है उस कर्म की प्रवृत्ति पर जोड़ दिया था, और इस तरह से जोड़ दिया था कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति, बौद्धिक जहां भी होगा, जो भी लोग बौद्धिक होंगे उनके साथ प्रश्न जुड़ा हुआ रहता है। तो मुक्तिबोध इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जहां बौद्धिक प्रश्न की जो प्रवृत्ति थी वो दबा दी गई थी, किसके लिए? तो भावुक कर्म की बदौलत। असल में यह गांधीवाद प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। यह बात उसने मुझे तब कही थी जब सन 30-31 का सत्याग्रह खत्म हो चुका था और विधानसभाओं में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रहे थे। तब हम स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तभी हमने रूस के पंचवर्षीय आयोजन का नाम सुना था। आप देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने समय में के कितने गंभीर आलोचक हैं, और वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि गांधीवाद की जो भावुकता थी, भावुकता परक कर्म था, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने किया क्या कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति को दबा दिया, और बढ़ावा किसको दिया? तो उन्होंने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर जोड़ दिया, बढ़ावा दिया उनको। इसी तरह से आप तीसरा छंद में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे मुक्तिबोध आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम दोनों उठे, चले और दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो रहे हैं। एकाएक मैं अपने से चौंक उठा। पता नहीं क्यों मैं स्वयं एक अजीब भाव से आतंकित हो उठा। उस पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में मैंने उससे एक अजीब और विलक्षण आवेश में कहा, शाम रंगीन शाम मेरे भीतर समा गई है, बस गई है। वह एक जादुई रंगीन शक्ति है। मुझे उस सुकुमार ज्वालाग्राही जादुई शक्ति से यानी मुझसे डर लगता है, और सचमुच तब मुझे एक कपकपी आ गई। गजानन माधव मुक्तिबोध के साथ हमेशा सत्ता का जो आतंक है या वर्तमान समय की जो राजनीति है वह उन्हें डराता रहा है।
वह उन्हें परेशान करता रहा है और उसके साथ साथ उनके आत्म अभिव्यक्ति से जुड़े हुए जो प्रश्न थे वह भी उन्हें परेशान करता रहा। मुक्तिबोध इस और इशारा करते हैं कि यह जो रंगीन शाम है वो समा गई है और यह ऐसे समा गई है कि मुझे आतंकित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं मुक्तिबोध और कहते हैं कि वह मुझसे, मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था अपने से बृहत्तर विलक्षण अस्वयं। फिर मुक्तिबोध आगे बढ़ते हुए सौंदर्य पर विचार करते हैं और कहते हैं कि केशव मुझसे कहते हैं, वह मुझसे पंडिताओं भाषा में कह रहा था, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सौंदर्य की परिभाषा अनेक लोगों ने समय समय पर दी है और साहित्य में सौंदर्य के जो बहसें हैं वो शुरुआत से लेकर के आचार्यों के लिए और विद्वानों के लिए कठिन रहा है। लेकिन जिस सौंदर्य की परिभाषा मुक्तिबोध दे रहे हैं वे कह रहे हैं कि किसी वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, आप वस्तुओं के नाम ले सकते हैं, घड़ी हो, दीवारें हो, स्मारक हो या वस्तु जो भी कह सकते हैं आप, पंखा हो, जो भी चीज है, कि किसी वस्तु या दृश्य प्राकृतिक दृश्य हो या स्मारकीय दृश्य हो, स्मारक से युक्त दृश्य हो या कोई दर्शनीय स्थल हो, भाव से मनुष्य, दृश्य या भाव से या किसी भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है, जब एक हो जाता है, मतलब पूरी तरह से जुड़ जाता है, तब सौंदर्य बोध होता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की गई है और साहित्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी महत्ता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों को भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्बुद्ध होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं तो एक अच्छा उदाहरण हो सकता है जैसे चीनी और पानी का घोल। मैं थोड़ा सा साधारण उदाहरण ले रहा हूं ताकि आप इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ सकें कि चीनी और पानी का जो घोल है, चीनी का महत्व तब तक अलग है जब तक वो बाहर है, पानी में घुला नहीं। लेकिन जब चीनी पानी में घुल जाता है तो वहां तादात्म्य स्थापित हो जाता है और उससे एक नई चीज पैदा होती है, नई चीज शरबत पैदा होती है और शरबत मीठा लगता है। तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तादात्म्य को इस रूप में समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जब तादात्म्य होता है तब वहां पर सौंदर्य भावना उद्बुद्ध होती है। मुक्तिबोध आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैंने प्रस्ताव रखा कि अपने उस विषय पर बात ही क्यों न कर ले। जरूर, केशव कहता है जरूर, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन में बात करनी होगी।
यह कहकर वह मुस्कुरा दिया। यह मुस्कुराहट मुझे चुभ गई। मैं तो क्या मैं इतना पागल हूं कि बात करने में भटक जाता हूं? इस साले ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे स्वभाव का अध्ययन किया होगा। आप याद रखिए, आपके मित्र ही ऐसे होते हैं जो आपके स्वभाव का, आपके प्रवृत्ति का गंभीर से अध्ययन करता है, आपके व्यक्तित्व का गंभीर से चिंतन और मनन करता है। तो जब इन्होंने कहा कि उस विषय पर बात कर लेते हैं, तो केशव कहता है कि तुम्हें डिसिप्लिन से बात करनी होगी। तो मुक्तिबोध की प्रतिक्रिया है कि इस साले ने बहुत ध्यान पूर्वक मेरे स्वभाव का अध्ययन किया है होगा। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तदात्म उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था वस्तु और चीनी और पानी का। ठीक है, तो अब दूसरी बात, उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि उसके भावों की गंभीरता कुछ ऐसी थी, चेहरा उसने इतना सीरियस बना रखा था कि मुझे हंसी दाव देनी पड़ी। पहली बात तो यह कि मुझे उसकी शब्दावली कुछ अच्छी नहीं लगी। या तो मैं जानता हूं कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। अब देखिए, आप देख रहे हैं मुक्तिबोध की जो शैली है वो कितनी गंभीर शैली है। एक मित्र से बात करते करते हुए दर्शन की परंपरा पर बात करने लगते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बात करने लगते हैं, और वे कहते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। मतलब दर्शन में सारे दर्शन का मूल आधार है वस्तु पक्ष और कला पक्ष। वस्तु पक्ष और कला पक्ष के रिलेशन को ही दर्शन जो है दिखाता है, जिसको आप स्वपक्ष और वस्तु पक्ष कहते हैं। यूं कहिए, ज्ञान मीमांसा खरी होती है, अर्थात इसी दो पक्षों पर ज्ञान मीमांसा खरी होती है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है। फिर कहते हैं, मैंने कहा, भाई मुझे तदात्म और तदाकारिता की बात समझ में नहीं आई। सच तो यह है कि मैं किसी वस्तु में तदाकार नहीं हो पाता। तदाकारिता की बात का मैं खंडन नहीं करता, किंतु मैं उसको एक मान्यता के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहता। उसने कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, एक तो मैं वस्तु पक्ष का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझता। हिंदी में मन से बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है। अब देखिए, मुक्तिबोध बात कर रहे हैं और हिंदी के साहित्यिक विमर्शों पर आ गए हैं। हिंदी में जो सौंदर्य की परिभाषा है, हिंदी में तादात्म्य और तदाकारिता की जो बात है, और उसमें वस्तु पक्ष की जो बात है, तो वे कहते हैं कि हिंदी में मन से बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है। बाह्य वस्तु का मतलब बाहरी वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है। ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा मानना है कि हिंदी वाले जो लोग हैं वो बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझते हैं। मैं कहता हूं मन का तत्व भी वस्तु हो सकता है। अब देखिए, मुक्तिबोध बार बार मन की ओर जा रहे हैं, और मन में भी अनेक तत्व हैं, ऐसा नहीं है कि, और मन में भी अनेक वस्तु हैं। वस्तु पाने की चाह है, वस्तु को देखने की चाह है, वस्तु को महसूस करने की चाह है आदि। और अगर यह मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वस्तु है, तो ऐसे तत्व के साथ तदाकारिता या तदात्म का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह तत्व मन ही का एक भाग है। हाँ, मैं इस मन के तत्व के साथ तटस्थता के रुख की कल्पना कर सकता हूं, तदाकारिता की नहीं। एक बात आप लोग सोच रहे होंगे
कि सर बार बार 1 मिनट। नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार आपके सामने तादात्म्य और तदाकार की बात कर रहा हूं। तो तादात्म्य और तदाकारिता का अर्थ समझते हैं क्या होता है? तादात्म्य का अर्थ होता है एक वस्तु का मिलकर दूसरी में समा जाना, और आप कह सकते हैं एक ऐसा संबंध जिसका अभेद न किया जा सके, और अगर एक शब्द में कहें तो तल्लीनता कह सकते हैं। तदाकारिता जो है, तदाकारिता एक विशेषण शब्द है। उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, तद जोड़ आकार बराबर तदाकार, ये तदाकार से तदाकारिता बना है, जिसमें इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, और इसका मतलब होता है उसी के आकार का। और तदाकार, अगर मुक्तिबोध यहाँ पर तदाकार की बात कर रहे हैं कि तदाकारिता के लिए इस मन के, यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, मैं इस मन के तत्व के साथ तटस्थता के रुख की कल्पना कर सकता हूँ, तदाकारिता की नहीं। तो तदाकारिता का मतलब है उसी के आकार का। अब जैसे मैं एक बात कहूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पुस्तक है, ये हमारी क्या है? पुस्तक है। ये पुस्तक जो है ये इस आकार में है, तो इस आकार में आपके स्लेट भी हो सकते हैं, इस आकार में आपके कपड़े के डिब्बा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुक्तिबोध जिस बात की ओर हमें इशारा कर रहे हैं वो गंभीर बात है, और वो बिल्कुल सही है कि तदाकारिता का जो अर्थ है वह तदाकारिता का तादात्म्य का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर यह मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वस्तु है, तो ऐसे तत्व के साथ तदाकारिता या तादात्म्य का कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वह तत्व मन का ही एक भाग है। और मैं इस मन के तत्व के साथ तटस्थता के रुख की कल्पना कर सकता हूँ। मन तटस्थ हो सकता है, उसकी कल्पना की जा सकती है, परंतु तदाकारिता के मन के जैसा दूसरा कोई वस्तु हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मुक्तिबोध को समझने की भी जरूरत है। आगे मुक्तिबोध बात करते हैं और कहते हैं, कल कोशिश रहेगी हमारी कि हम लोग कला के तीसरा क्षण पर बात कर ले, 3 क्षणों की बात कर ले। तो आज लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं उतनी बातें करूंगा नहीं, कुछ और बातें मैं करता हूं। और फिर मुक्तिबोध देखिए धीरे 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 दर्शन पर बात करते हुए, सौंदर्य पर बात करते हुए, तादात्म्य पर बात करते हुए, वस्तु पक्ष और वस्तु पक्ष सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर बात करते हुए, वस्तु पक्ष स्वपक्ष और वस्तु पक्ष पर बात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वे कहते हैं तुम मेरा मित्र जो था बुद्धिमान था, कुशाग्र बुद्धि का था, तो तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो, इसलिए ऐसा कहते हो। किंतु सभी लोग लेखक नहीं हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता है। वे हैं इसलिए तुम भी हो, यह नहीं कि तुम हो इसलिए वे हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तादात्म्य या तन्मयता से बात शुरू करे तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये केशव कहते हैं कि अगर कोई पाठक, एक लेखक का महत्व तभी है जब एक पाठक है, नाटक का महत्व तभी है जब कोई श्रोता है। ठीक उसी प्रकार से कि तुम्हारा भी महत्व तभी है जब एक पाठक है, और अगर कोई पाठक बातें कर रहा है तो तुम्हें उनके बातों को सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं मुक्तिबोध कहते हैं, मेरे से मुंह से निकला तो उसने जारी रखा, तो यह कि लेखक की हैसियत से सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण के रास्ते
से होते हुए सौंदर्य मीमांसा करोगे या पाठक अथवा दर्शक की हैसियत से? कला अनुभव के मार्ग से गुजरते हुए सौंदर्य की व्याख्या करोगे या इस सवाल का जवाब दो। अब देखिए, मुक्तिबोध को केशव ने घेर लिया। वे कहते हैं कि तुम ये मुझे बताओ कि लेखक की हैसियत से सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण करोगे या सौंदर्य मीमांसा करोगे या अथवा दर्शक या कला अनुभव के मार्ग से गुजरते हुए सौंदर्य की व्याख्या करोगे। तो मुक्तिबोध जवाब देते हैं कि मैं तो लेखक की हैसियत से इस सौंदर्य की व्याख्या करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि मैं लेखक को कोई बहुत ऊंचा स्थान देना चाहता हूं, वरन इसलिए कि मैं वहां अपने अनुभव की चट्टान पर खड़ा हुआ हूं। तो आपने देखा यहाँ तक सृजन प्रक्रिया की बात, सौंदर्य मीमांसा की बात कि जहां तक बात आती है तो मुक्तिबोध इस पक्ष में खड़े हैं कि मैं एक लेखक हूं और लेखक के हैसियत से ही मैं सौंदर्य की व्याख्या करूंगा और ज्ञान मीमांसा की व्याख्या करूंगा। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि मैं सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण करूंगा। इन तमाम विषयों पर मुक्तिबोध बात करते जा रहे हैं। कल की बातचीत जो है, हमारी बातचीत होगी, हम बात करेंगे, इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कल की बातचीत में साहित्य का तीसरा क्षण आ जाए। मैं इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बातें कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी पाठ जो है, कोई भी लेख जो है वो 1-2 मिनट का नहीं होता है, 1-2 घंटे में समेटा नहीं जा सकता है। अगर आप उसे गंभीर से पढ़ेंगे तो आपको मदद मिलेगी। और यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रत्येक सालों में तीसरा क्षण से 1-2 प्रश्न जरूर होता है, इसलिए तीसरा क्षण को आप गंभीरता से पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। मैं भी अपने ज्ञान और अध्ययन के आधार पर और मुक्तिबोध के शब्दों वाक्यों के सहारे अपनी बात को जोड़ते हुए, अपने अनुभव को जोड़ते हुए, कुछ उदाहरणों के साथ उन तत्वों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कहाँ तक सफल होता हूँ वे आप लोग तय करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि यह जो व्याख्यान श्रृंखला है वह आपके लिए उपयोगी होगा। और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो तेज इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम दे सकते हैं। धन्यवाद।